नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अनिल देशमुख को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है। इसी के साथ ही बता दें, हालांकि ईडी की ओर से उन्हें जमानत दे दी गई है, लेकिन सीबीआई ने उनकी बेल पिटीशन को सिरे से खारिज कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है और इस वक्त वो ऑथर रोड जेल में बंद है। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत अर्जी को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब यह तय हो गया है कि अनिल देशमुख दिवाली पर इस बार जेल की सलाखों के पीछे ही काटेंगे। अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए वसूली के मामले में जमानत के लिए सीबीआई अदालत में अर्जी लगाई थी। हालांकि इसी मामले में ईडी के तहत दर्ज किए गए केस में उन्हें जमानत मिल चुकी है। बता दें, ईडी से जमानत मिलने के बाद देशमुख ने सीबीआई कोर्ट में भी जमानत की अपील दाखिल की थी। हालांकि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आज सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाते हुए अनिल देशमुख की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इसी के साथ ही विशेष सीबीआई अदालत के जस्टिस एस.एच. गलवानी ने बृहस्पतिवार को जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की जिरह पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी के साथ ही एनसीपी नेता को 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था और इस समय वो न्यायिक हिरासत में है। बता दें कि अनिल देशमुख को पिछले हफ्ते कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया था। इसी के साथ ही ईडी ने देशमुख को नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था और वो अभी भी न्यायिक हिरासत में है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने के बाद ईडी ने उनके खिलाफ ये मामला दायर किया था। इसी के साथ ही ईडी ने यह दावा किया था कि देशमुख ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.7 करोड़ रुपए एकत्र किए। इसी के साथ ही ईडी ने आरोप लगाया था कि गलत तरीके से अर्जित धन को नागपुर स्थित श्री साई शिक्षण संस्थान को भेजा गया, जो उनके परिवार द्वारा नियंत्रित किए जाने वाला एक शैक्षिक ट्रस्ट है। इसी के साथ ही वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो उनका पैसा है वो किस तरीके से ट्रस्ट में दिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा था विकास आघाड़ी सरकार में वे गृह मंत्री हुआ करते थे उस समय में। और इसी के साथ ही जिस तरीके से इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया था परमवीर सिंह ने, उनका ये कहना था कि उन्होंने अपने मंत्री पद का गलत उपयोग किया और इसी के साथ ही डरा धमका करके जो बार और रेस्तरां के ओनर होते थे उनसे इस तरीके से जबरन वसूली कराई गई थी। इसी के साथ ही देखने को मिला कि अनिल देशमुख हो या फिर नवाब मलिक हो या फिर संजय राउत हो, ये तीनों ही एमवीएस सरकार के मिनिस्टर रहे हैं, नेता रहे हैं और इनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है लगातार कार्रवाई कर रही थी और ये तीनों ही अभी भी जेल में मौजूद हैं। जहां अनिल देशमुख की अगर बात की जाए तो उन्होंने हालांकि आज बेल पिटीशन के लिए अप्लाई किया था, आज सुनवाई भी हुई, लेकिन कोर्ट ने ये मांग खारिज कर दी है, उनको जमानत नहीं मिलेगी। इसी के साथ ही जिस तरीके से उन पर आरोप लगाए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, तो यही आरोप संजय राउत पे भी लगे हैं। पात्रा चौल मामले को लेकर के 1034 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप उन पर दर्ज है और इसी तरीके से नवाब मलिक पर भी मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है। यानी कि सीधे तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, जिनमें कहीं ना कहीं एनसीपी और इसी के साथ ही कांग्रेस और शिवसेना तीनों ही हिस्सेदारी में थी, लेकिन इन तीनों के ही नेताओं ने भारी मात्रा में यहाँ पे करप्शन किया और ये चीजें कहीं ना कहीं जनता के सामने उजागर होती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से महाविकास आघाड़ी ने हिंदुत्व के नाम पर लोगों को गुमराह करके रखा था, महाराष्ट्र की जनता को गुमराह करके रखा था। आज महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में नहीं है, महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद समय समय
समय पर उनके जो कारनामे हैं, उनके जो काले सच है वो सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद अभी भी उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार को ये उम्मीद है कि आने वाले समय में उनकी सरकार एक बार फिर से महाराष्ट्र में बन सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता इतना कुछ देखने के बाद, इतनी सारी चीजें जानने के बाद क्या एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी सरकार को महाराष्ट्र में रिपीट करना चाहेगी? क्योंकि जिस तरीके से उनके तमाम मंत्रियों ने इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, उनके जो आरोप रहे हैं वो भी सामने आ चुके हैं और ये तमाम लोग जेल के अंदर भी इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि संजय राउत की अगर कार्रवाई की बात की जाए, नवाब मलिक की कार्रवाई की बात की जाए या फिर अनिल देशमुख की कार्रवाई की बात की जाए, तो इन सभी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो शिंदे फडणवीस सरकार के आने के बाद से नहीं हो रही है, बल्कि उनके पहले से ही इन पर चार्जेस लगे हुए थे और ये आरोप पहले भी तय हो चुके थे और उसी समय से ये केसेस चल रहे हैं। बात की जल्दी जरूर हुई है कि इनके सरकार के आने के बाद ये फैसले जल्दी जल्दी हो रहे थे और इसमें नजर भी सरकार ने बनाई रखी थी। इसी के साथ ही आज ये भी देखने को मिला कि कैसे महाविकास आघाड़ी का जो पुराना फैसला था कि सीबीआई को किसी भी जांच के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, उद्धव ठाकरे की परमिशन लेनी होती थी, लेकिन आज 2022 के डेट में अब शिंदे फडणवीस सरकार ने ये फैसला पलट के रख दिया है और अब सीबीआई को पूरी तरीके से छूट है कि वो महाराष्ट्र के अंदर किसी भी केस को लेकर के जांच कर सकती है और इसको लेकर के उन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि आने वाले समय में और भी ऐसे चेहरे सामने आ सकते हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार या फिर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ऐसी कोई चीजें की होगी और वो जल्द ही सलाखों के पीछे भी नजर आ सकता है। आपको बता दें कि अनिल देशमुख जब महाविकास आघाड़ी सरकार में गृह मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने अपने ओहदे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था और तब देखने को मिला था कि किस तरीके से उनके वर्कर्स और इसी के साथ ही उनके जो नेता रहते थे वो इस तरीके से बार और रेस्टोरेंट के ओनर्स को धमकाया करते थे, जिससे कि उन्हें हर महीने जो पैसे होते हैं वो कलेक्ट कर सके। इसी के तहत ये केस दर्ज किया गया। इसमें जहां सीबीआई की एंट्री हुई थी तो वही ईडी ने भी इस मामले की तफ्तीश की थी और इस मामले को लेकर के जांच किया था। हालांकि ईडी की ओर से भी तमाम सबूत पेश किए गए और सीबीआई की ओर से भी तमाम सबूत पेश किए गए थे इस केस को लेकर के और दोनों ही एजेंसी इस केस को हैंडल कर रही है। सीबीआई भी अपने तरीके से इस केस को बाकायदा देख रही है तो वहीं ईडी भी इस केस को उसी तरीके से देख रही है। इन दिनों देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल जांच एजेंसियां, चाहे फिर वो सीबी हो, ईडीआई हो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, लगातार एक्टिव मोड में है और लगातार ऐसे एक्शंस और ऐसी जांच करते हुए दिखाई दे रही है जिससे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के चार्जेस में जो नेता हैं या फिर जिनके ऊपर ये चार्जेस लग रहे हैं उनकी ओर से तमाम ऐसी चीजें भी सामने आते हुए दिखाई दे रही है, चाहे फिर वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो या फिर करोड़ों के कैश बरामद हो, तो सारी चीजें लोगों के सामने हैं और देखा भी जा सकता है कि सेंट्रल जांच एजेंसियां सिर्फ काम कर भी नहीं रही है बल्कि उन कामों के रिजल्ट भी दिख रहे हैं और शायद आज की डेट में कोई भी नेता या फिर कोई भी बिजनेसमैन इस तरीके से चीजें करने से पहले 10 बार सोचेगा कि सेंट्रल जांच एजेंसियां कहीं उन तक न पहुंच जाए। और जिस तरीके से ये भी नहीं सेंट्रल जांच एजेंसियां देख रही हैं कि आखिर वो नेता कौन सी बड़ी पार्टी से ताल्लुक रखता है या फिर कौन से बड़े नेता के पास वो कंपनियां जा रही हैं, वो सेंट्रल एजेंसियां जा रही हैं जिनके यहाँ पे उन्हें छापा मारना है, बल्कि सेंट्रल एजेंसियां इस वक्त ऐसे काम कर रही है जिसकी वजह से लगातार विपक्षी दबाव बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये काम मोदी गवर्नमेंट के कहने पर हो रहा है। लेकिन जब सेंट्रल एजेंसियां इसको लेकर के छापे मार रही है तो बाकायदा उन नेताओं के घर से उनके काले चिट्ठे भी बरामद हो रहे हैं, वो सबूत भी दिखाई दे रहे हैं, नोटों के अंबार भी निकल रहे हैं और कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी सामने आ रहे हैं जिसमें तमाम सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जा रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।